हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन कर रहे थे, तो कुछ बच्चों के जो डाउट है पहले अपन वो डिस्कस करेंगे, उसके आगे अपन फर्दर कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो पहले उन डाउट्स को ले लेते हैं जो कल किसी बच्चे ने भेजे हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन कौन सा है, आपको फिर उसको मैच कर लेना है अपने जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका यूएसएस के 1023 नंबर पेज पे 82 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है आपका, 50 माइक्रोफेरेड, ध्यान से सुन लेना, 50 माइक्रोफेरेड धारिता के समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं को 100 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। तो आपको कैपेसिटेंस कितनी देर की है, सी आपको देर C1 मान लो इसको, 50 माइक्रोफेरेड, वोल्ट आपको कितना देर का है, 100 वोल्ट। ओके बेटा, आगे क्या बोलता है ये, तथा इन्हें इस प्रकार से अलग कर दिया जाता है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही पट्टिका के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाती है तो हमें पता है जो धारिता होती है वो कितनी होती है, C1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A/D, यही तो होती है धारिता। जैसे ही पट्टिका के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाएगी तो आपकी जो नई धारिता आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A/2D, यही तो आएगी। अब एप्सिलॉन नॉट A/D का मान कितना है, 50 माइक्रोफेरेड। तो जो C2 आपकी धारिता है वो कितनी हो जाएगी, 25 माइक्रोफेरेड, ठीक है। पट्टिकाओं के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए तो इस क्रिया के अंदर कितनी ऊर्जा की जो हानि हो रही है। तो आपको इसके अंदर क्या निकालना है, ऊर्जा की हानि निकालनी है। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, हाँ भाई देखिए ध्यान से, पट्टिका के बीच की दूरी अगर दुगनी हो गई तो ये आप इसको V1 मान लीजिए। अगर अपन V2 निकालेंगे तो V2 क्या आता है, Q इक्वल टू CV। तो जैसे अपन लिखें Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2, तो Q तो आपका फिक्स है संधारित्र के ऊपर, आपकी धारिता क्या हो गई, आधी, तो विभव क्या हो जाएगा, दुगना। तो पहले जो V1 100 वोल्ट था वो V2 अब कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। हमें पहले क्या दिया हुआ है, पहले किसी भी संधारित्र की धारिता दे रखी है 50 माइक्रोफेरेड। आपने उसके अंदर क्या किया, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी पहले कितनी थी, D। ये आपके संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी आपको कितनी देर की है, D। अब आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो पहले जब D थी और अब कितनी हो गई है आपकी 2D। आवेश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो पहले भी आवेश Q होगा, अब भी आवेश Q होगा। अब देखो Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, ये फिक्स है, इसका मतलब अगर ये आधी हुई है तो ये क्या हुआ होगा, दुगना। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे ऊर्जा हानि का। हमें पता है बाद की ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ C2V2 स्क्वेयर माइनस प्रारंभिक ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वेयर। ये आपकी क्या आ जाएगी, ऊर्जा में अंतर। तो हमने क्या निकाल लिया, C1 निकाल लिया, V1 हमें पता है, C2 निकाल लिया, V2 हमें पता है, हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये आपका रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन को जब आप सिंपल कर लोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो जिनको बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं, अगर अपन क्वेश्चनों को बोर्ड पे लिखने लग जाएंगे तो फिर इसी में ही पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको
कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते जाना आप। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो आपको बाद में करवाए जाएंगे, पहले जिनके अंदर डायग्राम है जिनसे आपको समझ आ सकता है वो क्वेश्चन आपको पहले करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, IIT JEE 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन अपन पहले डायग्राम है इसके अंदर आप बनाएंगे इसको। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो अलग अलग संधारित्र दिए हुए हैं। यह आपका स्विच नंबर 1 है और यह आपका स्विच नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये स्विच कनेक्ट है, यह आपका 2, यह आपका 2 माइक्रोफेरेड है, यह आपका 8 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और ये जो आपका वोल्टेज है वो कितना है, V। ये IIT JEE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसने क्या बोला कि पहले आपने स्विच 1 को कनेक्ट किया और फिर आपने स्विच 2 को कनेक्ट किया। तो जब इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो ये 2 माइक्रोफेरेड का जो संधारित्र है इसकी ऊर्जा में कितनी हानि हुई, तो हानि कैसे बोली सर। सबसे पहले तो अपने इस लॉजिक को समझते हैं। जब आपने 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को स्विच 1 से कनेक्ट कर रखा है तो उस टाइम ये स्विच इससे कनेक्ट है, बिल्कुल दिख रहा है सबको। अगर ये स्विच इससे कनेक्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये संधारित्र क्या होएगा, चार्ज होएगा, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। और कितना चार्ज स्टोर करता है, Q बराबर CV। तो ऊर्जा कितनी हो जाती है, हाफ CV²। तो पहले केस के अंदर, केस आपका जो फर्स्ट है, केस फर्स्ट में जब आपका स्विच 1 कनेक्ट है, जब आपका स्विच 1 कनेक्ट है तब आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, U1 का फॉर्मूला 1/2 C कितना है, 2 माइक्रोफेरेड इंटू V कितना है, तो हाफ CV²। तो आपकी जो U1 जो ऊर्जा है वो कितनी आ गई, V²। जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो कितनी आ गई, V²। अब आपने क्या किया, अब आपने इस स्विच को हटा दिया।
और जैसे ही आपने स्विच को हटाया, अब कौन से स्विच को आपने कनेक्ट कर दिया, 2 नंबर स्विच को, तो बैटरी का तो कोई काम रहा नहीं। अब बैटरी का कोई काम नहीं रहा तो संधारित्र ने जो ऊर्जा संचित करी है वो ऊर्जा किसको देगा, 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को देगा कि नहीं देगा। ये भी संधारित्र है, ये भी संधारित्र है, पर ये संधारित्र इस समय किसका काम करेगा, बैटरी का काम करेगा। किसका काम करेगा, बैटरी का काम करेगा। इसका मतलब इसकी ऊर्जा में क्या होएगी, हानि। वही हानि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसकी हानि निकालने के लिए केस 2 में जब आपका स्विच 2 कनेक्ट है तो आपका U2 का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। दोनों संधारित्र आएंगे कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, C1 प्लस C2 इंटू V फाइनल का स्क्वायर। C1 हमारे पास है, C2 भी हमारे पास है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, V फाइनल। और V फाइनल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है उभयनिष्ठ विभव, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 का मान कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, उसके लिए विभव कितना था V। C2 का मान कितना है 8, उसके लिए विभव 0 अपॉन C1 प्लस C2 10। तो V फाइनल आपका कितना आ जाएगा, 2V अपॉन 10, मतलब V अपॉन 5। यह आपका V फाइनल का मान आ गया। ये V फाइनल का मान इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे अपन, 1/2 C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 10 V स्क्वायर अपॉन 25। तो U2 कितनी आ गई, V स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.2 V स्क्वायर लिख सकते हैं, 0.2 V स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी V स्क्वायर, अंतिम ऊर्जा कितनी है 0.2 V स्क्वायर। ऊर्जा में हानि हुई है कि नहीं हुई, हुई है। प्रतिशत हानि निकालने के लिए जब भी निकालते हैं तो प्रारंभिक वैल्यू के सापेक्ष निकालते हैं हमेशा। जैसे आप अपने परसेंटेज निकालते हो तो आप अपने प्रारंभिक नंबरों के आधार पे निकालते हो। जैसे आपके राजस्थान बोर्ड में 600 में से 500 नंबर आए हैं तो आप ऊपर क्या लेते हो 500 और नीचे क्या लेते हो 600। अगर आपको हानि निकालनी हो तो आपके कितने नंबर नहीं आए, 100 नंबर नहीं आए, कितने में से 600 में से। तो अपन क्या करेंगे, ऊर्जा में हानि निकालनी है तो प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा अपॉन में प्रारंभिक ऊर्जा। तो यह आपका कितना हो जाएगा 0.8। अगर प्रतिशत में निकालनी हो तो आपका कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी 80% जो ऊर्जा है उसमें संधारित्र की क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, पहले आपने स्विच 1 को इससे कनेक्ट किया है, जैसे ही आपने स्विच 1 को इससे कनेक्ट किया तो आपका फॉर्मूला क्या बना, हाफ CV स्क्वायर बना कि नहीं बना। ठीक है, केवल और केवल यही C था, ये तो था ही नहीं, क्योंकि स्विच आपका कौन सा कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, और अगर ये कनेक्ट है तो ये कनेक्ट नहीं है, ये तो संधारित्र अलग हो गया ना फिर इससे, तो इसमें से तो धारा बहेगी ही नहीं, और अगर धारा बहेगी नहीं तो ऊर्जा स्टोर करेगा कैसे। ठीक है, तो ये अपन ने किया, पहले वाले के लिए बात की। फिर दूसरे वाले के लिए जब आप इस स्विच को हटा के इस स्विच को कनेक्ट करते हो तो ये वाला जो संधारित्र है ये खुद किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, बैटरी की तरह। ये अपनी ऊर्जा किसको देगा, 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को। तो अपनी इस फॉर्मूले से अपन ऊर्जा हानि निकाल सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं पेपर में, पूछे जाएंगे आपसे। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा, अगर कोई भी बायोलॉजी का बच्चा देख रहा है तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाले क्वेश्चन भी आपसे बन रहे हैं इसका मतलब आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे क्लियर हैं। इतने हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते, पर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ था, ठीक है। IIT JEE ने 2011 में पूछा था और इस क्वेश्चन को वापस से नीट ने पूछा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नीट के फर्स्ट फेज़ 2016 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप IIT JEE एडवांस के क्वेश्चनों को करते हो तो आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन IIT JEE 2012 में आया हुआ है। ठीक है, नीचे से इसको क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है अगले ने। अब क्या क्वेश्चन दिया है कि 4 माइक्रो, इसकी ऊपरी प्लेट पर जो ये आवेश है वो है 80 माइक्रो कूलम, ठीक है। यह आपका 2 माइक्रो फेरेड का संधारित्र है और यह आपका 3 माइक्रो फेरेड का संधारित्र है, ठीक है बेटा। अब आपसे क्या पूछा है, IIT JEE 2012 IIT JEE 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझिए आप। आपसे पूछा गया है कि जो आपको संधारित्र दे रखे हैं 4 माइक्रो फेरेड का जो संधारित्र है उसकी ऊपरी प्लेट पे जो आवेश है वो 80 माइक्रो कूलम है। कितना है, 80 माइक्रो कूलम है, ठीक है। तो 2 माइक्रो फेरेड जो संधारित्र आपको दिख रहा है उस 2 माइक्रो फेरेड संधारित्र और जो 3 माइक्रो फेरेड जो संधारित्र है उन दोनों के ऊपर आपको आवेश का मान बताना है। तो करिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसका आंसर निकालिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है, जैसे ही क्वेश्चन देखो करने की कोशिश किया करो। अगर करने की कोशिश करोगे तो आपसे ज़रूर बनने लग जाएंगे क्वेश्चन, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपसे नहीं बनेंगे। हाँ भाई, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, आपको इसके और इसके सिरों पे या इनके द्वारा संग्रहित आवेश निकालना है। तो हमारे पास 2 मेथड है। अगर हम आवेश निकालना चाहते हैं और इसके सिरों पे अगर अपन विभवांतर निकाल लें तो हमारे पास आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन इसके सिरों पे विभवांतर निकाल लें तो भी हमारे पास आवेश आ जाएगा। बिल्कुल सर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमारे पास कितना टोटल आवेश है, 80 माइक्रो कूलम। ये 80 माइक्रो कूलम ही इन दोनों के ऊपर क्या होने जा रहा है, वितरित होने जा रहा है, हाँ है ना। तो मैंने क्या बताया था, Q1 प्लस Q2, ठीक है। आपको मैंने लिखवाया था कितने संधारित्र है, 3। यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ कितना वोल्टेज है, 0।
अब हमें इसके ऊपर आपको आवेश दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन Q इक्वल टू सी वी, Q का मान 80, C का मान 4, V का मान हमें निकालना है, तो V का मान आ गया 20। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस संधारित्र के सिरों पे जो विभवांतर है वो कितना रहेगा? 20 का रहेगा। ये हमें पता चल गया, ठीक है। अगर इसके सिरों पे विभवांतर हमें पता चल गया कि 20 का रहेगा, ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे आपने विभवांतर मान लिया, चलो x मान लिया, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Q इक्वल टू क्या होता है? ये कितने संधारित्रों से जुड़ा है? 3 से, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है। अब आगे ध्यान से देखेंगे। Q1 का मान निकालने के लिए इसके सिरों पे विभवांतर कितना है? इस टर्मिनल के ऊपर कितना है? x, इस टर्मिनल के ऊपर कितना है? 0। तो अंतर कितना हो गया? 3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, x माइनस 0। इसी प्रकार इसके भी टर्मिनल पे कितना है? 2x माइनस 0। अब देखो इस संधारित्र की प्लेट पे जो विभवांतर है वो कितना है? 20 का है। कितना है? 20 का। अगर ऊपर वाली प्लेट पे आवेश 80 माइक्रोकुलाम है तो नीचे वाली प्लेट पे आवेश कितना होगा? माइनस 80 कुलाम होगा। संधारित्र की प्लेटों पे जो आवेश होता है वो परिमाण में बराबर और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत होता है। होता है कि नहीं होता? तो Q3 की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन? माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x प्लस 2x इक्वल टू 80, तो 5x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 16। अगर x का मान हमारे पास आ गया तो इस संधारित्र के सिरों पे हमारे पास क्या आ जाएगा? विभवांतर आवेश आ जाएगा, क्योंकि विभव कितना है इसके सिरों पे? 16। तो Q2 का मान कितना हो जाएगा? C इंटू V, तो ये कितना हो गया? 48। और इसके ऊपर कितना आ जाएगा? Q3 इक्वल टू C इंटू V, तो ये कितना हो गया? 32। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस ध्यान से करना है, ये जो आपका बिंदु है ये कौन सी प्लेट? ऊपर वाली प्लेट से नहीं जुड़ा, नीचे वाली प्लेट से जुड़ा है। और संधारित्र की प्लेटों पे जो आवेश होता है वो परिमाण में बराबर और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत। पहले दिन ही बताई थी ये बात, हाँ या ना? ऊपर 80 है तो नीचे कितना होगा? माइनस 80। इसके सिरों पे भी आवेश कितना होगा? Q बराबर CV, इसके भी Q बराबर CV। इसका हमें पता है कितना है? माइनस 80। फॉर्मूला लगा दिया, पहले पे आवेश निकाल लिया, दूसरे पे आवेश निकाल लिया, तीसरे पे आवेश निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दे रखा है कितना? माइनस 80। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से आपका x का मान आ गया। जैसे ही x का मान आया तो इस संधारित्र के सिरों पे क्या आ गया आपके पास? विभवांतर। और अगर विभवांतर आ जाता है तो आपका आंसर भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। IIT के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है आपके पेपर में आ जाए इस बार, तो आपको आने चाहिए। यहाँ पे डेटा चेंज कर देगा कुछ भी और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एक ही कंसेप्ट अपन बार बार यूज करते जा रहे हैं।
तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से हैं, अगर आपने सारे वीडियो लेक्चर देखे हैं, अगर आपने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE 2003 के अंदर आया था। कोई भी धात्विक गोलीय कोष आपको दिया हुआ है, IIT JEE 2003 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको धात्विक गोलीय कोष दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे पूछते हैं, बस आपको इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो आपको आते नहीं हैं। ठीक है, तो डायग्राम आप देखते जाओ। यह आपका पहला, सेकंड, 4 डायग्राम दिए थे किसी भी धात्विक गोलीय कोष के लिए। ठीक है, धात्विक गोलीय कोष के लिए आपको 4 डायग्राम दिए थे। यह आपका सेकंड, ठीक है, थर्ड देखेंगे, यही देख लेंगे इसके अंदर। थर्ड में क्या दिया था, यह आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं। इसके लिए आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है। तो बताइए डायग्राम देख के। हाँ भाई, अब ये चारों को कैसे हैं, गोला है पहली बात तो, ठीक है, और खोखला गोला है। अब देखो कहाँ से कंसेप्ट उठाया है। आपको मैंने क्या कहा था कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर आपका विद्युत क्षेत्र 0 है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खोखले गोले के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो पहला और चौथा तो अपने आप ही कट गया। क्यों सर? क्योंकि देखो खोखले गोले के अंदर से जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसा संभव नहीं है। आपको बहुत पहले बता दिया था मैंने कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, जिसे अपन गोलीय कोष का नाम भी देते हैं। बहुत बढ़िया सर। फिर कौन सा बचा, सेकंड और फोर्थ। मैंने आपको दूसरी बात ये भी बताई थी कि जो गोलीय कोष होता है वो कैसा पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अपन ने बात भी करी थी कि समविभव पृष्ठ कैसे पृष्ठ होते हैं, जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान। तो समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, लंबवत। तो ध्यान से देखो, अब ये कोण कितना है, ये कोण 90 डिग्री से इधर वाला कम है और इधर वाला क्या है, ज़्यादा है।
ये अगर आप डायग्राम अपनी बुक में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली देख पाओगे कि ये जो कोण है ये आपका ये 90 डिग्री से इधर कम है और इधर क्या है ये ज़्यादा, पर इसमें सारे कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसे होता है, लंबवत होता है, बताया हुआ है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, लंबवत। तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम या ज़्यादा हो गया, और आपको पता है कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसको भी आप नोट करिए फटाफट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। अगर आप उन सभी को अटेम्प्ट करोगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे। IIT JEE 2001 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, IIT JEE 2001 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक संधारित्र है, इसकी इस प्लेट पे धनात्मक आवेश है, इस प्लेट पे ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, एक दूसरा संधारित्र इसे इतनी कुछ दूरी पे है जिसको एक स्विच के माध्यम से आपने जोड़ रखा है। ये संधारित्र पर आवेश +Q और -Q है। ठीक है, और ये संधारित्र अनावेशित है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। प्रारंभ में जो आपका स्विच है वो ओपन है, आपने इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस क्लोज स्विच जैसे ही आप इसको करोगे तो इस स्विच में से कितना आवेश पारगमित होगा। तो बताइए बेटा कितना आवेश पारगमित होगा। अब ध्यान से देखो, ये अपन ने आवेशन की विधियां पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये कौन सा आवेश है, प्लस, ये कौन सा आवेश है, माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो ये इसको जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा। तो ये तो बद्ध आवेश है, बंधा हुआ आवेश है। ये अपन ने जब प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा था, उसमें जब अपन धात्विक गोले के पास छड़ लेके आए थे, तब आपने ये ऐसा केस देखा था कि जब तक आवेश बंधा हुआ रहता है वो कहीं भी नहीं जाता। तो चाहे आप इसको क्लोज कर दीजिए, इसके अंदर से जो जाने वाला आवेश होगा वो कितना होगा, 0। अब देखो कितना प्यारा कंसेप्ट पूछा था। ठीक है, पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप गलत करके आओगे, क्योंकि कुछ तो कुछ जाएगा ही, कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए, अगले ने दिया है तो। ठीक है, अपन तो कुछ ना कुछ करके आएंगे कि इसके ऊपर मान लो अगर Q आवेश है तो आधा तो भेज के ही आते कि Q/2 तो जाएगा ही जाएगा। कुछ तो जब स्विच क्लोज किया है तो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये आपका कैसा आवेश है, बद्ध आवेश है। और जब आवेश बद्ध रहता है तो ये गति नहीं करता। तो आज अपन ने कुछ IIT के क्वेश्चन किए, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हो। आपको हार्ड ये तभी लगेंगे जब आपने ढंग से थ्योरी पढ़ी नहीं है। अगर आप ढंग से थ्योरी पढ़ोगे और सारे कंसेप्टों को लिखते हुए चलोगे, अलग अलग से कॉपी में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेपर आपके हिसाब से नहीं बनता। ठीक है ना, पेपर ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को देखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि सारी चीज़ें ही आसान आ जाए, तो पेपर में सारी चीज़ें कभी भी आसान नहीं आती। उन चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है अपने कंसेप्ट को बिल्ड करके। तो आज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ये सारे IIT के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन मान लो आपके रिपीट हो जाए तो आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपका किया हुआ है, पर आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। फिजिक्स को सीखने का सबसे सिंपल और सीधा सा फंडा यही है कि जितनी ज़्यादा आपसे प्रॉब्लम लगती है उतनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम लगाइए।
थ्योरी जितनी ज़्यादा पढ़ते रहोगे, ठीक है, आपको फिजिक्स थ्योरी पढ़ने से आपको थ्योरी हालांकि याद हो जाएगी, पर उससे आप न्यूमेरिकल की अप्रोच नहीं समझ पाओगे। फिजिक्स को सीखने का सबसे सिंपल तरीका है कि जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।